पक्षी ले लो, पक्षी ले लो, मस्त मस्त सुनहरे सुनहरे सुंदर पक्षी ले लो। तेज बारिश हो रही थी। हरी भीगते हुए इधर उधर भाग रहा था और बार बार पुकार रहा था, कोई है क्या? अरे कोई है, कोई तो मदद करो। किसी ने मेरी पत्नी को देखा है क्या? कल रात से वो गायब है। अरे किसी ने देखा है क्या? कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो करो। मेरी पत्नी कहाँ चली गई, वो भी ऐसी बारिश में? अरे सुनो, कोई है? उसकी आवाज सुनकर दो गांव वाले आ जाते हैं। अरे ओ हरिया, लगता है कि तेरी पत्नी तुझको छोड़कर भाग गई है, फुर्र हो गई। आखिरकार कब तक तेरे साथ रहकर जिल्लत की जिंदगी जीती? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अरे इसके साथ रहेगा कौन? एक नंबर का फटीचर है, गरीब लोहार, ढंग से 2 वक्त की रोटी कमा नहीं पाता, तो पत्नी क्या पालेगा? हैं? पक्का इसकी पत्नी किसी पैसे वाले के साथ में फुर्र हो गई है, भाग गई। नहीं 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 नहीं, तुम लोग गलत कह रहे हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरी पत्नी मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकती। अब वो बस यही कहीं खो गई है, मुझे अभी मिल नहीं रही है, मिल जाएगी। बड़ा आया, मिल जाएगी। तेरी पत्नी तुझे कभी नहीं मिलने वाली। वैसे भी तेरे जैसे खड़ूस और गरीब के साथ कौन रहना चाहेगा? इतना कहकर सारे गांव वाले हंसने लगे और हरीब का मजाक उड़ाने लगे। हरीब दुखी होकर घर लौट आता है और घर पहुंचते ही वो फूट फूट कर रोने लगता है। ए भगवान, गांव वाले कैसी कैसी बातें करते हैं। लेकिन नहीं 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 नहीं, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। मेरी पत्नी सोना, वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। मुझे उसे ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। हाँ। फिर रघु घर से निकल पड़ा और अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते घने जंगलों में चला जाता है। तभी जंगल में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो पिंजरे में बंद पक्षी बेच रहा था। पक्षी ले लो, पक्षी ले लो, मस्त मस्त सुनहरे सुनहरे सुंदर पक्षी ले लो। अरे ये क्या? इसने मासूम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखा है। नहीं 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 नहीं, मुझे इन्हें आजाद करना चाहिए। किसी भी जीव को यूं पिंजरे में कैद करना ठीक नहीं है। हरी अपने पॉकेट में हाथ डालता है और कुछ सिक्के निकालता है। रुक जाओ, देखूं क्या है मेरे पास। हाँ, यही तो मेरी जमा पूंजी है। एक काम करता हूँ, इसी से मैं इन सभी बेजुबानों की मदद करता हूँ, इनको आजाद करवाता हूँ। हाँ। हरी पैसे लेकर उस आदमी के पास जाता है। अरे ओ भाई, सुनो सुनो सुनो, ये सारे पक्षी मुझे कितने में दोगे? देखो, पूरे पक्षियों का 10 चांदी के सिक्के लगेंगे। हाँ तो ठीक है, मैं इन्हें अभी खरीदना चाहता हूँ। मेरे पास 10 चांदी के सिक्के हैं। एक काम करो, तुम ये लो और इन सभी पक्षियों को मुझे दे दो। लाओ। फिर आदमी वो पैसे लेकर सारे पक्षियों को हरी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। हरी पिंजरे को खोलते हुए कहता है, तुम सभी बोल नहीं पाते, लेकिन मुझे पता है, अगर बोल पाते तो इंसाफ जरूर मांगते। अब मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। हाँ, जाओ मजे करो। इतना कहकर हरी सभी पक्षियों को पिंजरे से आजाद कर देता है। सभी पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन एक सुनहरे रंग का पक्षी वहीं रुक जाता है। अरे भाई, तू क्यों रुका है? तू भी चला जा, तुझे भी तो आजाद कर दिया। जा भाई। मैं नहीं जा सकता, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरा जीवन तुम्हारा कर्जदार है। अरे बाप रे बाप! ए भैया,
तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक साधारण पक्षी हो। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, इसीलिए मैं अपना कर्ज चुकाए बिना नहीं जाऊंगा। हो तो ठीक है, चलो आज से हम दोनों साथ में रहेंगे। ठीक है, चलो। हरी सुनहरे पक्षी को लेकर अपने घर आ जाता है। हाँ, तुमको पता है मित्र, अभी मेरी पत्नी सोना होती ना तो जल्दी से मुझे एक गिलास पानी लाकर देती। काश मेरे पास भी पैसा होता और मैं भी धन कमा पाता तो मैं अपनी पत्नी को खुश रख पाता और वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। ये बताओ, तुम अपनी पत्नी सोना की तलाश में हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी पत्नी सोना की तलाश में हूं? तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं एक गहरा रहस्य हूँ। मैं उसके रहस्य का रक्षक हूँ। बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं जान सकते। मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूँ। आहा, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। वादा करो कि हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वादा? तभी हरी का पड़ोसी महेश उस पक्षी के साथ उसे देख लेता है। अरे गांव वालों, सुनो 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 भाई, सब लोग इधर आओ। देखो ये हरी, इसकी पत्नी तो किसी और पैसे वाले के साथ भाग गई। अब ये एक पक्षी के साथ रह रहा है। क्यों हरी, अब इस पक्षी को सिंदूर भी लगा दे। अरे क्या बात कर रहे हो? क्या सच में इसने एक पक्षी को अपनी पत्नी बना लिया है? चलो ठीक है, कम से कम ये पत्नी वाला तो कहलाएगा। हाँ, और अच्छा है, कम से कम हमारे गांव में तो एक ऐसा व्यक्ति भी है जिससे हमें मनोरंजन मिलता रहेगा। क्यों? पति और पत्नी, इंसान और पक्षी। अब तुम एक काम करना, पक्षी के पीठिया में बैठ जाना, पक्षी तुमको आसमान की सैर करा देगी। सभी गांव वाले खूब हंसने लगते हैं। हो, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। अब तो मैं इन्हें समझाता भी नहीं हूं। इनको जवाब दिया तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सब्र रखना होगा। सोना का सच जानने के लिए हमें कहीं जाना होगा। ठीक है मित्र, मैं अपनी पत्नी के लिए ये अपमान सहने के लिए तैयार हूं। बताओ, मुझे कहां जाना होगा? तुम मेरे साथ चलो। जंगल में एक तपस्वी रहते हैं, उन्हें इन सब की जानकारी है। उनके पास जाकर अपनी सारी बातें बताना, वो तुम्हें इसका समाधान जरूर बताएंगे। हाँ, ठीक है, तो हम अभी के अभी निकल पड़ते हैं। चलो। फिर दोनों जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ, बाप रे, हम इतने दूर तो आ गए, पर यहाँ कोई तपस्वी तो नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ हैं वो? बस तुम थोड़ा और दूर तो चलो। आएंगे, जरूर नजर आएंगे। चलो, आ जाओ। वे आगे बढ़ते हैं। तभी थोड़ी ही देर में एक कुटिया में तपस्वी साधना में बैठे हुए उसे दिखाई देते हैं। महाराज प्रणाम स्वीकार करें, मुझे क्षमा करें और कृपया मेरी मदद करें। आओ हरी, बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? महाराज, मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ चली गई। वो अचानक से गायब हो गई है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया हूँ। वो कहाँ है, कैसी है, मुझे मिल नहीं रही है। आखिरकार हुआ क्या है मेरी पत्नी के साथ? तुम्हारी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो जहां से आई थी वहां वापस चली गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? भला जहां से आई वहां वापस चली गई, इसका क्या मतलब है? साधु महाराज, सही बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं।
कृपया करके साफ साफ बताइए ना, आखिर मेरी पत्नी के साथ हुआ क्या है? तो सुनो हरि, ये बात कई वर्ष पहले की है, जब तुम्हारी पत्नी माया नगरी की राजकुमारी थी, जो हमारे पृथ्वी लोक से बहुत दूर एक राज्य है। गुरुजी, हमारी राजकुमारी अब 18 वर्ष की हो गई है। हमें उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देना चाहिए और हमारे नियमों के अनुसार अब वही महारानी होंगी। हाँ महाराज, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजकुमारी इस योग्य भी है। अब हम जल्द से जल्द उसे इस राज्य की महारानी घोषित कर सकते हैं। तभी राजकुमारी वहाँ आती है। पिताजी, मुझे आपके जैसे न्यायप्रिय शासक बनना है और सभी पर राज करना है। मेरी पुत्री, क्यों नहीं? आखिर तू हमारी पुत्री ही तो है। तू भी तो मेरी तरह बनेगी और इस राज्य पर हमेशा राज करेगी। पिताजी, हम राज्य अभिषेक की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम जल्दी महारानी बनेंगे, तो बहुत सारी तैयारी करनी भी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी, जाओ और अच्छे से तैयारी कर लो। कुछ ही दिनों में तुम इस राज्य की महारानी बन जाओगी। फिर राजकुमारी महल की ओर चली जाती है। तभी एक बूढ़ी दासी उसके सामने आ जाती है। राजकुमारी, मेरे पैरों में बहुत ही दर्द है। आप कृपया अपना हाथ देकर मुझे उठा दीजिए, मैं खुद नहीं उठ पा रही हूँ। अरे छी, मैं तुम्हें कैसे छू सकती हूँ? मैं इस राज्य की होने वाली महारानी हूँ। तुम जैसे भिखारियों को मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, इसमें मेरी शान कम हो जाएगी। इतना कहकर राजकुमारी दासी को लात मार देती है और चली जाती है। ये दृश्य दूसरी दासी देख लेती है। कितनी क्रूर है ये राजकुमारी, मुझे ये बात महाराज को बतानी चाहिए। फिर दासी महाराज के पास जाती है। महाराज, महाराज, राजकुमारी ने घोर अनर्थ किया है महाराज। क्या बात है दासी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? महाराज, हमारी सबसे बुजुर्ग दासी कांता है। उसके घुटने में तकलीफ थी, इसीलिए वो खुद उठ नहीं पाई। उसने राजकुमारी से हाथ मांगा ताकि वो उठ सके, लेकिन राजकुमारी ने उसे हाथ नहीं दिया और ऊपर से उसे 2 लात मार दी। इतनी नीच हरकत! अरे ये तो हमारे कुल में घोर अनर्थ है, अनर्थ। हाँ गुरु, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजकुमारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे महाराज, राजकुमारी में इतना घमंड है कि यदि हम उसे अभी महारानी घोषित कर देंगे तो राज्य का शौर्य मिट्टी में मिल जाएगा। उसे उचित दंड देना आवश्यक है। आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी पुत्री को दंड देने को तैयार हूँ। हमारे नियम के अनुसार जो कोई अपराध करता है उसे धरती लोक पर जाना पड़ता है और साधारण जीवन जीना पड़ता है। राजकुमारी को भी धरती लोक पर जाना होगा और एक गरीब की पुत्री बनकर साल भर किसी गरीब की सेवा करनी होगी, तब जाकर उसका पाप धुलेगा। हाँ, ये ठीक है। तभी राजकुमारी अपने लिए एक ताज बनाकर आती है। पिताजी, ये देखिए, मैंने अपने लिए एक खास हीरे से ताज बनाया है। जब मेरा राज्याभिषेक होगा ना, तब मैं ये पहनकर बैठूंगी। तभी ज्योतिष्य ताज को छीन लेते हैं। राजकुमारी, तुम इस ताज के योग्य नहीं हो। ताज के योग्य बनने के लिए तुम्हें धरती लोक पर रहकर साधारण जीवन जीना होगा, तब तुम्हारा घमंड टूटेगा और तुम योग्य बनोगी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा कहने की? गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर घमंड है। ये घमंड टूटना जरूरी है। दया और सभी को सम्मान देना सीखना चाहिए। तुमने कांता दासी के साथ अपराध किया है, अपराध। तभी ज्योतिष्य अपने कमंडल से जल लेकर राजकुमारी पर छिड़क देते हैं
और राजकुमारी गायब हो जाती है और धरती लोक पर रघु की पत्नी बनकर जीवन जीने लगती है। और 1 साल बीत जाता है। तभी एक दिन आधी रात को राजकुमारी उठकर जंगल की ओर निकलती है। तभी वहाँ 2 विचित्र सैनिक आते हैं। राजकुमारी, अब आपका 1 साल पूरा हो गया है। धरती लोक पर अब आप और नहीं रह सकती। नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब उन्हीं के साथ रहूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमारे लोग जाना होगा। राजा का आदेश है। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अब धरती लोक पर अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें यूं अकेले नहीं छोड़ सकती। तभी राजा स्वयं प्रकट होते हैं। तुम ये क्या कह रही हो? जब तुम ऊपर थी तब तुम घमंड में थी, अब नीचे आ गई हो तो हमारा अपमान कर रही हो। नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम जाओ और पत्थर की मूर्ति बन जाओ। जाओ। इतना कहते ही राजकुमारी पत्थर की मूर्ति बन जाती है। हाँ, और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी वजह से पत्थर की मूर्ति बनी और अब वो एक समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। क्या? नहीं 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 नहीं, साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता हूं। आप तो मुझे यह बताइए कि मुझे करना क्या होगा। मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। सोना भी मुझसे प्यार करती है और मेरे ही चलते उसने अपनी राजगद्दी त्याग दी। तो मेरा यह फर्ज है कि मैं उसे पत्थर की मूर्ति से आजाद करूं। मैं अपनी पत्नी को कुछ भी करके आजाद करूंगा। बताइए साधु महाराज, करना क्या होगा? तो बात यह है कि मैं इसके आगे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब इसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। फिर साधु वहाँ से विलीन हो जाते हैं। अरे ये क्या किया साधु महाराज आपने? अब मैं क्या करूं? अब भला मैं कैसे अपनी पत्नी को ढूंढूं और उसे पत्थर की मूर्ति से कैसे आजाद कराऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो मैं जंगल के बीच में आके फंस गया हूं, अब क्या करूं पता नहीं। मित्र, तुम्हें समुद्र के किनारे जाना होगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तू ही मेरा साथी है। ठीक है, हम समुद्र के किनारे जाएंगे। चलो चलते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो बहुत रो रही होती है। बेटा, मेरी मदद करो। मैं बहुत दिनों से इस जंगल में भटक रही हूँ। मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अम्मा, आप चलिए ना, चलिए चलिए चलिए। मुझे भी इस जंगल का रास्ता पता नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बाहर ले जाऊं। आई आई, अरे चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए चलिए। हरी बूढ़ी औरत को अपने साथ ले जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद बूढ़ी औरत को रास्ता मिल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया। मैं बस यहीं तक रहूंगी, अब मैं चली जाऊंगी। आप यहाँ कहाँ जाएंगी अम्मा? ये जंगल बहुत खतरनाक है, अकेले मत जाइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं बेटा, तुम बहुत परेशानी में हो, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना किया, यही मेरे लिए काफी है। तुम कहाँ जा रहे हो इस पक्षी के साथ? मैं अपनी पत्नी की तलाश कर रहा हूँ, जो एक पत्थर की मूर्ति बनी हुई है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम पत्थर की मूर्ति को ढूंढ रहे हो? वह यही पास है। थोड़ी दूर जाकर एक रास्ता मिलेगा, उस रास्ते पर तुम सीधे जाओ, तुम समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे। अरे, पर आपको कैसे पता कि वो यहीं पर है? बस इतना समझ लो कि मैं तुम्हारी पत्नी की फिक्र करने वाली हूँ। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। अरे ये क्या? अब ये बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गईं? अरे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
चलो आगे चला जाए। फिर हरि आगे बढ़ता है और उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी पत्नी पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। वो देखता है कि मूर्ति से आंसू गिर रहे थे। हाँ, अरे सोना, सोना तुम तो मेरे लिए पत्थर की मूर्ति बन गई। मैं तुम्हें कैसे इस मूर्ति से आजाद करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? तभी पत्थर की मूर्ति से आवाज आती है, हरि, तुम मुझे इस मूर्ति से आजाद कर सकते हो। मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास जरूर आओगे। हाँ, तुम बोल रही हो। हाँ हाँ सोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम कैसे ठीक हो सकती हो? मैं तुम्हें आजाद कराऊंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बस मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे लोक तक जाना होगा और मेरे पिता से क्षमा मांगनी होगी और मेरे लोगों का जल लाना होगा। उस जल से मैं पत्थर की मूर्ति से फिर से इंसान बन पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लोक तक जाऊंगा। लेकिन सोना, मुझे कोई रास्ता भी तो नहीं पता है। मैं वहां तक जाऊंगा कैसे? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। हैं? लेकिन तुम्हें कैसे पता ये रास्ता? क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी रक्षक है। मेरा रक्षक जो इतने दिनों से मेरी रक्षा कर रही थी और मेरी खबर तुम्हारे पास लेकर आया। क्या? क्या गजब करते हो मित्र। तुम रक्षक थे और इतने दिनों तक मुझे ये बताया क्यों नहीं? गजब करते हो भाई। क्योंकि मुझे अनुमति नहीं थी। यदि मैं तुम्हें कुछ भी बता देता तो ये पत्थर की मूर्ति हमेशा के लिए टूट जाती। ये श्राप था, इसीलिए तुम्हें खुद रास्ता ढूंढना था। अब आगे चलो, मैं तुम्हें उस लोक तक ले जाता हूँ। चलो। तभी एक तेज रोशनी फैलती है और वहाँ एक सुंदर द्वार खुलता है। हरि उस द्वार के अंदर जाता है और माया नगरी में पहुँच जाता है। वहाँ सभी लोग विचित्र तरीके से दिखते हैं। अरे, ये सब लोग इतने अजीब क्यों दिख रहे हैं? और उनकी आंखें लाल हैं, चेहरा काला क्यों है? क्योंकि ये विचित्र लोक है। यहाँ तुम्हें सभी विचित्र प्राणी मिलेंगे। यहाँ मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे महाराज से मिलना होगा। हाँ ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वे थोड़े ही आगे बढ़ते हैं, तभी एक विचित्र प्राणी उन्हें देखता है। अरे ये क्या? हमारे विचित्र माया नगरी में ये इंसान कैसे आ गया? हाँ, सच में ये तो कोई इंसान है। चलो इसे अपना गुलाम बना लेते हैं और अपने पास रखते हैं। चलो। अरे क्या चलो, खबरदार। तुमने अगर इसे छुआ भी तो तुम्हारी खैर नहीं। ये महाराज से मिलने आया है, इसे कुछ जरूरी काम है। तुम लोग इसे मत छूना, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। दूर रहो। हाँ, ये तो हमारे ही राज्य का रक्षक है, पर ये मनुष्य के साथ क्या कर रहा है? अरे पता नहीं, शायद कुछ तो है। चलो देखते हैं क्या है माजरा। फिर सुनहरा पक्षी और हरि आगे बढ़ते हैं और राज दरबार में पहुंच जाते हैं। अरे हमारी पुत्री की मति भ्रष्ट हो गई है। अब मैं करूं तो करूं क्या? कैसे उसे अपने दरबार में वापस अपने लोगों के साथ लेकर आऊं? महाराज, राजकुमारी अब पूरी तरह से इंसानी रूप में घुल मिल गई हैं। इसी वजह से वो हमारे लोगों के पास नहीं आना चाहती, पर उसे हमारे लोगों के पास आना ही होगा महाराज। इतना कहते ही हरि राज दरबार में प्रवेश करता है। तुम कौन हो और इंसान हमारे माया नगरी में क्या कर रहा है? प्रणाम महाराज, मुझे आपसे मिलना था। आपने मेरी पत्नी को पत्थर के रूप में बदल दिया, उसे इंसान के रूप में बना दीजिए। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। वो मेरी राजकुमारी है और उसे इस माया नगरी की महारानी बनाना है, ना कि तुम जैसे गरीबों की पत्नी। इसलिए चुपचाप चले जाओ यहां से। कुछ दिन वो पत्थर की मूर्ति में रहेगी तो फिर जाकर उसकी समझदारी वापस आ जाएगी, उसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं महाराज नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।
मैं अपनी राजकुमारी को इतना कष्ट में नहीं देख सकता। आप उसे जाने दीजिए, वो अपने पति के साथ बहुत खुश रहेगी। तुम धरती लोक कब चले गए और क्यों इंसानों के साथ हो जबकि तुम हमारे राज्य का हिस्सा हो? महाराज, मैं अपनी दोस्त राजकुमारी की तलाश में धरती लोक पर गया था, लेकिन तभी एक शिकारी ने मुझे पकड़ लिया और इस हरि ने निस्वार्थ अपने थोड़े से जमा पूंजी देकर मेरी रक्षा की। तब से मैं इसको यानी कि हरि को राजकुमारी से मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या ये सच में हमारी राजकुमारी से सच्चा प्रेम करता है? हाँ। हाँ, मैं राजकुमारी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। चलो तो ये तलवार उठाओ और अपना सर धड़ से अलग कर दो। हाँ, ठीक है महाराज। अगर इससे मेरी पत्नी सोना फिर से इंसान बन सकती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। हरि तलवार उठाकर अपना सर धड़ से अलग करने लगता है। रुको, बस बहुत हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें सच में मेरी पुत्री से बहुत प्रेम है, इसीलिए हम अपनी पुत्री को धरती लोक पर रहने देंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन तुमने उससे नफरत की या कुछ गलत किया, उसी दिन वो हमारे लोगों के पास वापस चली आएगी। हाँ महाराज, मैं इसे मानता हूँ। इतना कहते ही ज्योतिष्य तलवार उठाने लगते हैं। रुको, ये नहीं हो सकता। वो हमारे कुल की है, हमारे वंश की है। वो धरती लोक पर नहीं रह सकती। तभी सुनहरा पक्षी बीच में आ जाता है और उसका एक पंख कट जाता है। नहीं 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 नहीं, ये क्या कर दिया आपने? ये क्या हो गया? मित्र, मित्र, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो, उठो मित्र। अरे ये क्या किया आपने? मेरे मित्र को क्यों मार दिया? इसका क्या दोष था? मित्र उठो, उठो मेरे मित्र, उठो। ये आपने ठीक नहीं किया। एक निर्दोष की हत्या कर दी। मैं मानता हूं कि आप ज्ञानी हैं, पर ये अपराध है, अपराध। सैनिकों, इन्हें ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। सैनिक ज्योतिष को लेकर जाकर काल कोठरी में बंद कर देता है। हरि रोते हुए सुनहरे पक्षी के साथ धरती लोक पर लौट आता है। तभी वो देखता है कि सोना इंसानी रूप में वहाँ खड़ी थी। सोना, तुम इंसान बन गई। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरा मित्र इस दुनिया में नहीं रहा। ये क्या हुआ मेरे मित्र को? तुम्हारे ज्योतिषी ने मुझे मारना चाहा, पर तुम्हारे रक्षक और मेरे मित्र ने बीच में आकर मेरी जान बचाई और खुद अपनी जान गंवा बैठा। ये मेरा बचपन का साथी था। ये मुझे नहीं छोड़ सकता था। हमेशा कहता था कि ये मेरी रक्षा करेगा। लेकिन आज इसने मेरी खुशी के लिए अपनी जान दे दी। मैं इसकी कुर्बानी कभी नहीं भूल सकती। मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसे कभी नहीं भूलूंगा। इसने हम दोनों को मिलाने के लिए अपनी जान की बलि दी। हम इसकी कुर्बानी को कभी बेकार नहीं जाने देंगे। अब हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। उस दिन से सोना और हरि अपने यादों और मित्र की कुर्बानी के साथ जीवन जीने लगते हैं।